एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्कॉट के एडवर्ड का चैप्टर नंबर 12 उसकी जो है वो डिटेल से हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है, उसको अपलोड भी कर दिया है। अब उसी ही की प्लेलिस्ट में मैं कुछ जो पास पेपर्स हैं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के हर एक चैप्टर के अलग अलग अपलोड कर रही हूँ, ताकि वो लोग जो पेपर करने वाले हैं उनको अंदाज़ा हो जाए कि किस चैप्टर में से किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। और क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं पास पेपर के, तो ये 2-3 साल से लगातार बार बार आ रहे हैं क्वेश्चन, तो उम्मीद है कि ये आपके जो चैप्टर्स हैं, आपके जो पेपर्स हैं उसमें भी आएंगे। और दूसरा ये कि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आपके पास टाइम कम है, तो अगर आप सिर्फ इसके क्वेश्चंस ही देख लेंगे जो मैं भी पढ़ाने वाली हूँ आपको, तो आपको ही पता चल जाएगा और आपका सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर के अंदर पढ़ाया क्या गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स दैट मेंटेन अ रेदर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड होम्योथर्म्स। तो ये इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ भी नहीं है कि वो ह्यूमंस और एनिमल्स जो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उनको हम होम्योथर्म्स कहते हैं। व्हाट इज़ वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वॉलंटरी मसल्स टू वार्म अप? शिवरिंग जो है हमने जब पढ़ा था अपनी इस चैप्टर के अंदर कि वो कौन सी वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो हमारे वॉलंटरी मसल्स करते हैं वार्म अप के लिए, तो वो है शिवरिंग। द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज़ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्केलेटल मसल्स। हीट प्रोडक्शन के लिए प्राइमरी सोर्स हमारे पास कौन सी होती है एक्सरसाइजेस के दौरान, कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी को यूटिलाइज करके। द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ हीट लॉस एट रेस्ट इन अ कूल इंडोर एनवायरनमेंट 20 हाउ लो ह्यूमिडिटी इज़ वाया रेडिएशन। हमने जो है वो टाइप पढ़ी थी कि हमारी बॉडी कितने डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो हीट लॉस करती है। उसमें रेडिएशन था, कंडक्शन था, एवेपोरेशन था, कन्वेक्शन था। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है वो रेडिएशन की दी गई है कि एक हम जो हमारा जो हीट लॉस है वो कैसे होगा जब हम रेस्ट की पोजीशन में हैं, कूल इंडोर एनवायरनमेंट है, 20 C तक टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी भी लो है, तो वो रेडिएशन के थ्रू होगा। अगर टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा बताया जाता तो एवेपोरेशन के थ्रू होता। अगर हमें बताया जाता कि हम जहाँ पर बैठे हुए सिर्फ वो जगह ठंडी है, तो फिर वो कंडक्शन होती है कि एक जगह से दूसरी जगह वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो वो हीट ट्रांसफ़र कर जाती। पूरा सिनेरियो बुक में लिखा हुआ है और यहाँ पर भी डिफरेंट जो है वो दिए हुए हैं BCQs। तो जो थोड़ी सी चीज़ है वो देखने की कि यहाँ पर टेम्परेचर कम बताया गया है और लो ह्यूमिडिटी बताई गई है, तो रेडिएशन के थ्रू होगा। अब यहाँ पर देखें दूसरा, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ कूलर ऑब्जेक्ट्स, तो इसका आंसर है देखिए कंडक्शन। कि देखो इसकी जो बेसिक लाइन ना उसको पकड़ना है, वहाँ पर कम टेम्परेचर था तो रेडिएशन हो गया। यहाँ पर बोल रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ कूलर ऑब्जेक्ट, कि भाई हीट का ट्रांसफ़र एक बॉडी में से ठंडे ऑब्जेक्ट्स के अंदर हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि हीट कंडक्ट हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे दिस इज़ कंडक्शन। विद इट्स सरफेस इज़ कॉल्ड कंडक्शन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मैकेनिज्म ऑफ हीट गेन इन अ हॉट एंड सनी इन्वायरमेंट? हीट गेन करने का पूछ रहे हैं, लॉस का नहीं पूछ रहे। ठीक है। ऊपर लॉस बता रहे थे कि बॉडी हीट लॉस कैसे करेगी, कम टेम्परेचर में बॉडी हीट लॉस रेडिएशन के थ्रू करती है। और अगर हम किसी ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है जो बहुत गर्म है, तो वहाँ पर से हम जो हीट गेन करेंगे वो रेडिएशन के थ्रू गेन करेंगे। यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारी क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो हम थ्रू रेडिएशन जो है टेम्परेचर को गेन करेंगे। ओके। हीट एक्लीमेटाइजेशन अकर्स जनरली विद इन 7 to 14 days. ओके। द बॉडीज थर्मोस्टेट इज़ लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस। आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटर आपके हाइपोथैलेमस में मौजूद है। एन इंक्रीज इन बॉडी कोर टेम्परेचर रिजल्ट्स इन क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन हो जाती है जब आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है ना, कोर टेम्परेचर की बात हो रही है। एक्सरसाइज इन द हीट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड फैटिग ड्यू टू इंक्रीज्ड फ्री रेडिकल प्रोडक्शन इन द एक्टिव स्केलेटल मसल्स। उसके बाद जो वो हीट शॉक प्रोटीन बनना शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी ऐसी एनवायरनमेंट में एक्सरसाइज करते हैं जिस एनवायरनमेंट में इतनी ताकत ना हो कि वो आपकी बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी को ठंडा कर सके, यानी मैं किसी ऐसी जगह पर एक्सरसाइज कर रही हूँ जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है
और मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी एक्सरसाइज की वजह से बढ़ रहा है, तो अब मेरी बॉडी हीट को लॉस कैसे करेगी एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। तो मेरी बॉडी के अंदर मेरे स्केलेटल मसल्स में फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो मेरी बॉडी के जो प्रोटीन है उसको डैमेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसको हम हीट शॉक बोलते हैं, हीट शॉक हो जाता है। उससे बचने के लिए हमारी बॉडी हीट शॉक प्रोटीन बनाती है। तो अब ये बोल रहा है कि एक्सरसाइज के दौरान एक्सरसाइज इन द हीट इज़ एसोसिएटेड विद, गर्मी में या हीट में एक्सरसाइज करने से जब आपको फैटिग हो जाता है तो वो किस वजह से होता है, इन पार्ट टू इंक्रीज फ्री रेडिकल प्रोडक्शन इन एक्टिव स्केलेटल मसल्स, वो फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हो जाता है आपके स्केलेटल मसल्स में। और इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपकी प्रोटीन शॉक हो जाता है, आपके मसल फाइबर्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हीट शॉक हो जाता है आपको। और उसके अगले स्टेप में आपकी बॉडी उससे बचने के लिए प्रोटीन शॉक बनाना शुरू कर देती है, मतलब हीट शॉक प्रोटीन बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब अगली चीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन वुड रिजल्ट इन द हाइएस्ट वेपर प्रेशर इन द एयर, 30 डिग्री टू 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो हाईएस्ट वेपर प्रेशर जो है बढ़ा सकती है एयर में? अगर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो और 30 सेल्सियस टेम्परेचर हो तो आपकी बॉडी के अंदर हाईएस्ट वेपर प्रेशर जो है बन जाएगा। एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इन एंड्योरेंस इवेंट इज़ इम्पेयर्ड इन अ हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, जो मैंने अभी सिनेरियो डिस्कस किया। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डज नॉट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं किसी ऐसे ह्यूमिड एनवायरनमेंट में जहाँ पहले से बहुत गर्मी है और आपकी जो एंड्योरेंस की जो ताकत है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या रुक जाएगी या नाकाबिल हो जाएगी। तो कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ऑन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस इन अ हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट? तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों पर आपके मतलब CNS पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी सब पर आपके बॉडी के फंक्शंस पर फ़र्क पड़ेगा। ओके, द प्राइमरी अडेप्टेशन दैट अकर ड्यूरिंग हीट एक्लिमेटाइजेशन आर एन इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, अर्लियर ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग एंड हायर स्वेट रेट। जब आपकी बॉडी को हीट बनाने की आदत हो जाती है या हैवी एक्सरसाइज करने की आदत हो जाती है, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, 7 से 14 दिन के अंदर अडेप्टेशन हो जाती है। ठीक है ना, हमने भी ऊपर पढ़ा। तो कौन कौन सी चीज़ें प्राइमरी अडेप्टेशन में आती हैं? 3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि आपकी बॉडी के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब आप एक्सरसाइज करने लगते थे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता था स्वेटिंग के दौरान। ठीक है ना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब यहाँ पर आपका प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा, स्वेटिंग जो है वो बहुत जल्दी होगी। मतलब पहले जो था आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते थे, पहले वार्म अप कर दिया आधा पौना घंटा, उसके बाद स्वेटिंग स्टार्ट होती थी। नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर पहले हम जो है वो स्वेटिंग की वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो रहा था तो अब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ कैसे रहा है? प्लाज्मा वॉल्यूम का बढ़ना यानी जो प्लाज्मा के अंदर जो आपके पास जो प्लाज्मा की जो थिकनेस है ना वो मेंटेन रहती है। आपकी बॉडी सारा लिक्विड जो है वो उसको नहीं वेस्ट करती। आपको अर्लियर ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग तो होती है और स्वेट रेट भी पहले से बढ़ता है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। ठीक है, वो आपकी बॉडी को सिर्फ ठंडा करने के लिए स्वेटिंग होती है, आपकी एनर्जी को वेस्ट करने के लिए नहीं होती। और इसके लिए आपको बीच बीच में, क्योंकि हम बताते हैं ना कि आपको हर 30 मिनट या 20 मिनट में गैप दिया जाता है जिसमें आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीते हैं, तो आपका जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो बढ़ा ही रहता है। तो प्राइमरी अडेप्टेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी जो लिक्विड जो आपके प्लाज्मा में है ना उसको इस्तेमाल नहीं करती, फिर जब आपको अडेप्टेशन हो जाती है वो फिर उस लिक्विड को इस्तेमाल करती है जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो आपके यूरिन की तरफ जा रहा होता है, वो वहाँ से उसको रिवर्स लेकर आ जाती है, आपके स्पिंटर्स के लेवल से भी उसको रिवर्स लेकर आ जाती है और सर्कुलेशन में घुमा देती है और वहाँ से उसको स्वेट के थ्रू निकाल देती है। यानी आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज यूरिनेशन के बजाय स्वेटिंग का प्रोसेस डबल हो जाता है और ऐसा नहीं होता कि फिर आपका जो सारा लिक्विड है जो मेन जो प्लाज्मा में रहना था वो वेस्ट हो जाए। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप नहाने जाते होंगे तो जब नहाने के बाद जब आप सोचते होंगे कि मैं अभी कपड़े चेंज करूँ या थोड़ी देर पहले, तो आपका यूरिन पास होना शुरू हो जाता है, भले वो थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है। वो किस लिए होता है कि आपकी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही होती है ना। तो उस टेम्परेचर की मेंटेनेंस के दौरान जो यूरिन पास होता है वो नहाने के दौरान होता है। तो अगर किसी को ऐसा इशू है किडनी का डिस्फंक्शन का, या उनको ऐसा लगता है कि डायलिसिस की तरफ जा सकते हैं, तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नहाएं ताकि किडनी जो है वो अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए फ़ंक्शन को करती रहे।
इन द सेम वे अब यहाँ पे 3 एडेप्टेशन की बात कर लेते हैं। चलो हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया। पहला, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, आपकी बॉडी आपके प्लाज्मा में से लिक्विड नहीं लेती, फिर वो जो लिक्विड हमारे पास यूरिनेशन के लिए या एक्सक्रेशन के लिए जा रहा होता है वो उसको सर्कुलेशन में इस्तेमाल करके और उसको जो है वो स्वेटिंग के लिए निकाल देती है, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होता है, अर्लियर ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग आपको जल्दी होना शुरू हो जाती है। बॉडी को पता है कि आके इसने इतनी एक्सरसाइज तो करनी है और इसकी बॉडी फिर इतनी गर्म हो जाएगी और ये वो, तो वो पहले से ही स्वेटिंग का जो बंदोबस्त कर लेती है, बॉडी प्रिपेयर होती है, प्री प्रिपेयर। और तीसरा कि स्वेट रेट आपका पहले से ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, तो आपकी बॉडी उसको मेंटेन करने के लिए स्वेट के रेट को भी बढ़ाती रहती है, ठीक है। ये 3 चेंजेस होते हैं। पहला, इंक्रीज इन प्लाज्मा, अर्लियर ऑनसेट ऑफ स्वेटिंग, और तीसरा हायर स्वेट रेट। हाइपोथर्मिया इज़ डिफाइंड एज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बॉडी कोर टेम्परेचर। हाइपर होता तो इंक्रीज इन बॉडी कोर टेम्परेचर होता, हाइपो है तो डिक्रीज इन बॉडी कोर टेम्परेचर है। हीट एक्लिमेटाइजेशन अकर्स जनरली विद इन 7 to 14 डेज। जो अभी ऊपर बात की वो दोबारा से बात हो रही है कि हीट एक्लिमेटाइजेशन 7 से 14 दिन के दौरान हो जाती है। कंपेयर टू एक्सरसाइज इन अ कूल एनवायरनमेंट, प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज इन द हीट रिजल्ट्स इन मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ मस्कुलर फैटिग। अगर आप कह रहे हैं कि ठंडी इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज करने के मुकाबले में अगर आप गर्मी में एक्सरसाइज करें तो क्या होता है कि आप बहुत जल्दी थक जाते हैं और आपके मसल फैटिग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी हीट को एनवायरनमेंट में जाकर निकलने की जगह नहीं मिलती। रिजल्ट इन मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ मस्कुलर फैटिग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉडी टेम्परेचर होम्योस्टेसिस इज करेक्ट। बॉडी टेम्परेचर इज अ बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट गेन। बॉडी टेम्परेचर क्या है, हीट लॉस और हीट गेन दरमियान को मैनेज करने को या उसको मेंटेन बैलेंस करने को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, टेम्परेचर होम्योस्टेसिस कहते हैं। यानी हीट जितनी बन रही है, जितनी हम गेन कर रहे हैं उतनी लॉस कर रहे हैं या नहीं, और जितनी बॉडी को ज़रूरत है, कहीं ऐसा ना हो कि शॉक पड़ जाए, कमी की जाती है, वजह से उस मेंटेनेंस को हम टेम्परेचर होम्योस्टेसिस कहते हैं। और ये आपके इंपॉर्टेंट बेसिक्स कवर हो गया, और जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा था वो इसमें हमने पढ़ लिया है बेसिक। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माजरत। अगर इसके आपको PDF चाहिए या कोई स्लाइड्स या कोई क्वेश्चन है या कुछ बताना है या कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मेरे इंस्टा, FB और Gmail तीनों के तीनों लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।